प्रतीक राठोड या चॅनलला सबस्क्राईब करा. राठोड सर. ठेस नमस्ते छात्रों, मैं आज हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के लिए आप सभी को राठौड़ सर की ओर से नमस्ते। आज हम देखने जा रहे हैं 10वां पाठ ठेस पूरक पठन का, जो ठेस है यह कहानी है और इस कहानी का लेखक ने हमारे सामने एक रचनाकार जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी, जिन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छा एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास किया है। जो हमारे इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है सिरचन, जो कुछ जो लकड़ी के साधन है वे बना रहा है, यानी कि वह एक प्रकार का कलाकार है। जैसे कि हम इस पाठ में देखेंगे नए शब्द मड़ैया, झोपड़ी, इस तरह के देखिए लोग रहते हैं। उसी तरह कुछ यानी कि लहान किरसुनी, मथना घुसळणे, चिवडा पोहे, चटोर स्वाद लोलूप, मोठी घास, शीतल पाटी देखिए चटाई जैसे मराठी में हम कहेंगे उसे, हाथों से बनाने वाली चीज़ें, मुंज घास, पटेर घास, पगडंटी यानी कि पाऊलवाट, पगडंटी पाऊलवाट। देखिए ये दोनों तरफ घास है और बीच में से एक छोटी सी क्या है, वाट है। मराठी में उसे पाऊलवाट कहते हैं। इस तरीके से देखिए लेखक ने शब्दों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से फणीश्वरनाथ जी ने अत्यंत सूफी और सुलभ भाषा में फणीश्वरनाथ ने रेणु जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो छात्रों, हम इस पाठ की कहानी किस तरीके से है, कैसी है, तो हम देखेंगे कि यह कहानी जो है ठेस, यह हमारे सामने पूर्व पट के रूप में फणीश्वरनाथ ने रखी है। तो हम उनका परिचय देखेंगे। उनका परिचय देखिए। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार, मृत्यु 1977। परिचय। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ महिला अंचल, परती परिकथा, जुलूस, ये सब के सब उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी अच्छे आदमी कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टोज आदि। तो इस ठेस कहानी में लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, या संदर्भ पाठ में गद्य संबंधी बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारागिरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। आइए तो दोस्तों, आइए आज इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। ठेस, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने देखिए किस प्रकार से हमें हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। सिरचन हमने देखा कि कलाकार है, जो लकड़ियों के जो चीज़ें बनाता है, वस्तुएं बनाता है। तो हमने देखी चित्र में, इस चित्र के माध्यम से हमने समझ ली है। सिरचन लोग उसको बेकार ही नहीं
बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिराई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डोलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी ही तो और बात है। कहने का मतलब है कि देखिए कि मजदूर और बेकार, यानी कि सिरचन के बारे में हम बात सोच रहे हैं कि सिरचन किस तरीके का कलाबाजी है। उसे काम पर बुलाएगा तो काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा, ये लेखक का कहना है। तो देखिए आगे, आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई एक समय था जब उसकी मड़ैया, यानी कि हम देखे मड़ैया यानी कि झोपड़ी देखे के पास बाबू लोगों की सवारियां बंदी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना यानी कि उसके बारे में चेष्टा मस्करी करना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। यानी कि कोई उसे बुलाने के लिए, काम पर बुलाने के लिए मुझे बताने आया है। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी कि खाने की चीज़ें कौन कौन से। सिरचन जब हम काम पर बुलाते तो वह अपने घर से खाना नहीं लेकर आता, तो जिस घर में या जिस खेत में या जिस घर में जाकर काम करता है उसी का उसे खाना दिया जाना जरूरी होता था। माँ हंस कर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोस गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने, यानी कि अपमानित कर दिया था। तुम्हारी भाभी नाखून से डांटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। देखिए हर एक के घर में जो हम कहते हैं कि खाना पीना जो बनाते हैं, उसमें से जो चपाती रोटी, उससे ज़्यादा कि जो खाने में जो अच्छी चीज़ कौन सी है, तो हम भाजी कहते हैं मराठी में, कालवन। वह ठीक तरह से हो तो सब कुछ हजम हो जाता है, अच्छा लगता है। इसलिए जो उनकी पत्नी है वह इसी तरीके से बनाती है कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। उनका कहना है कि बहुत खाना बनाती है, जो खाने वाले अपनी ही उंगली चाट लेते हैं। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुसल कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उनकी ननद रूठी हुई है पोती की शीतल पार्टी के लिए। हमने चित्र में देखा है शीतल पार्टी का मतलब, चित्र के माध्यम से देख लीजिए आप दोबारा एक बार की, आपके समझ में आएगा शीतल पार्टी यानी कि क्या है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इसी शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो आगे देखिए, बहुत रुक गया हमने, हाँ ठेस। शब्द संपदा एक बार देख देंगे।
हाँ, अब यह काम नहीं करूँगा। देखिए शीर्चन क्या कहता है। हाँ, लगने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों कह करेगा वो। मंजली भाभी की माँ की दुलारी बहू है ना। माँ तमक कर बाहर आई, यानी कि चिढ़कर, क्रोधित होकर। शीर्चन, तुम काम करने आए हो या अपना काम करो। बहू से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। यानी कि देखिए, सास अपने बहू को बोलने नहीं देती। जो इस सास का, जो हम किसी की बात करते तो किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए शीर्चन को माँ क्या कहती कि तुम अपना काम ठीक तरीके से, और तुझे जो ज़रूरत है वे मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। शीर्चन का मुंह लाल हो गया। लाल होना क्रोधित हो गया। उसे कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिकन में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा शीर्चन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, शीर्चन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। कोई बहू अच्छी है जो उसे बता रही है। शीर्चन ने मुस्कार कर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। पान का बीड़ा नहीं कि जो हम पान खाते खाना खाने के बाद, बीड़ा बनाया हुआ पान। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। शीर्चन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक हो जाना, आश्चर्यचकित होना। शीर्चन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम कवा जर्दा खिलाना। जर्दा यानी कि तंबाकू या अन्य कोई चीज़ है, वो मीठा हो या किस ऐसा कोई चीज़ है। बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी शीर्चन से। जली भुनी रहना यानी कि क्रोधित रहना, गुस्से में रहना या नफरत करना। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। यानी कि देखो बताते हैं जो लोग सिगरेट मावा गुटखा खाते हैं ना, वे कुछ खाते रहते हैं, लेकिन कई लोगों को अच्छा लगता है, कहीं को नहीं अच्छा लगता। चटोर यानी कि जो चखने वाला पदार्थ होता है, कहीं के एक गाले भी हो सकते। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। बस शीर्चन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। छुरी यानी कि जो काम करने के जो हथियार होते हैं। झोले यानी कि थैला, पिशवी। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डालिया और हनहलाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं शीर्चन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद की मरी बेटे बेटियों को ले गए अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती है तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी ही है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। यानी कि वह सौगंध भी खा लेता है। और क्या कहता है, देखिए ज़रा रुक रहा है बीच में से, उसके लिए। हाँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर तो तुम्हारे हवेली में कदर ही होती थी। क्या होती थी? कदर ही होती थी।
अब क्या करूं? अब क्या मैं चुपचाप वापस लौट आया? समझ गया कलाकार के लिए दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। यानी कि देखिए, हम ठेस पहुंचाना, ठेस का मतलब होता है किसी की गहरी चोट लगना। देखिए समाज में इस अवस्था से जो लोग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, लेकिन उसे जो बोल देते हैं ना, उसे बहुत गहरी चोट लगती है। इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है, शीर्षक दिया है ठेस। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट पर झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों भानु? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें। मानो को ससुराल पहुंचने में ही जा रहा था। मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर आराम मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर से सुर मिलाकर कोसने की जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बउआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की यानी चिढ़कर। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा मानो इतनी ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। जो लोग ठीक तरह से बात नहीं करते, हकलाना यानी कि जो हम कहते हैं मुक्का, जो बात करता है मुक्का नहीं, वो क्या कहते हैं, हकलाना। ये मेरी और सही है, सब चीज़ें है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़े आसानी की कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती, मोहर छाप वाली यानी कि जो हम कई धोतियाँ ऐसी होती है कि बहुत सुंदर सी दिखाई देती है, उस पर छापा होता है यानी डिज़ाइन होती है। धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दान से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। यानी कि कई लोग देखिए क्या करते कि अपमानित होते या कुछ शब्द बोलते वक्त अपनी जबान बाहर निकालते, जीभ तो काटते हुए बोलता है, वो दोनों हाथ जोड़ देता है यानी कि प्रणाम करता है। मानो फुट फुट कर रो रही थी। फुट फुट कर रोना यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोना। और दूसरी एक बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि मानो फुट फुट कर रो रही थी अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? मानो फुट फुट कर रो रही थी अपूर्ण भूतकाल होता है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार ही देख रहा था। देखिए कलाकार की कलाबाजी होती है और इस तरीके से लेखक ने इस सिरचन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमने देखा कुछ शब्द भी है, देखिए इधर आप शब्दों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। उसके साथ साथ मुहावरे भी दिए हैं, मुहावरों की भी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें और ठीक तरीके से एक नहीं दो बार यह पाठ पढ़ने का प्रयास करें और सिरचन का वर्णन अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। मैं आज के लिए यह रुकता हूँ। तो ठेस पहुँचाना यानी कि किसी को चोट पहुँचाना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना, इसके बारे में लेखक फणीश्वर नाथ ने आपके सामने यह पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मेरे जो भाषा थी, यह बिहारी लोगों की भाषा है। वो समझने में बहुत थोड़ी आसान नहीं है। उनके शब्द अलग होते हैं और हमारे महाराष्ट्रीय हिंदी अलग है, इसलिए हमें समझने में थोड़ी कठिनाई पैदा होती है। इसलिए छात्रों एक दो बार हम पढ़ेंगे तो यह पाठ हमें आसानी से क्या होगा, ठीक तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैं आप सभी को यहाँ मैं रुकता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देकर थैंक यू।